इसको क्या है कि इसको ज्यादा से ज्यादा वो अनपॉपुलर करने के हिसाब से इसको किया गया है। ये कानून सम्मत था, संविधान सम्मत था, इसमें किसी तरह का कोई कानूनी त्रुटि नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट जो लेकिन आपको पता वीरेंद्र होगा सर, कि यहाँ एक प्रश्न आता है कि जब सरकार ने अध्यादेश ले आया और वो अध्यादेश, उस अध्यादेश के आधार पर मधेशवादी दलों जैसे जसपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल है, उसके कुछ सांसदों को मंत्री भी बनाया। एक तरफ अध्यादेश ले आया, दूसरे तरफ मंत्री बनाया और फिर सर्वोच्च से उसको अंतरिम आदेश करवा दिया। ये कितना न्यायोचित है? देखिए, अब ऐसा है, आपसे मेरा इससे पहले भी बात हुआ था इस इश्यू पे, मैंने आपसे बात किया था, आपको याद होगा। आपने इस चीज को पहले भी उठाया था, है ना जी। उस समय में, जिस समय में 9 गते को ये जारी हुआ था, उसके कुछ ही समय के बाद आपके साथ मेरा संवाद हुआ था इसी रेडियो में, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि यह जो नागरिकता का जो विषय है वो जसपा का ही विषय नहीं है। ये विषय क्या है, सबों का विषय है। ये आम नागरिक से जुड़ा हुआ चीज है और इसको 2075 साल से विधेयक के रूप में पार्लियामेंट में लाके भी यहाँ जो मतलब क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम का जो पार्टी है, जैसे हिमालय है, जैसे कांग्रेस है, उन्होंने इसमें बखेड़ा खड़ा किया। इसमें विभिन्न तरह का छद्म जो है तो मुद्दा सब उठाया गया। आपको पता है, मैं भी इस चीज को जानता हूँ कि मधेश का जो है या इस देश का जो है लगभग 50% जनसंख्या जो है वो कहाँ रहता है? मधेश तराई में रहता है जी, सीमा पे रहता है। सीमा पे रहता है। तराई का ही समस्या है, ये हिमालय का भी समस्या है जी, ये पहाड़ का भी समस्या है। ये लेकिन सिर्फ ज्यादा तौर में कहिए तो इसको तराई से जोड़ा जाता है और मधेसी जनताओं से जोड़ा जाता है नागरिकता के सवालों को। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा। जो कि इसमें क्या है कि ये उसके साथ वैवाहिक संबंध है, इसको ये लोग नहीं समझते हैं। यह समझ के भी क्या है तो बूझ पता के बोलते हैं। यहाँ पे मतलब आज से सनातन, अब 10,000 वर्ष पहले होगा या 20,000 वर्ष पहले होगा, उस भूगोल में आके वहाँ रहने वाले लोग आज कहीं से माइग्रेट होके नहीं आए हैं। वो उस भूगोल में मतलब रामायण काल में देखिए, आप ये बुद्ध को अपने मतलब को क्या कहते हैं भगवान मानते हैं, नेपाली मानते हैं। सीता को, जनक को जो है तो नेपाली विभूति मानते हैं। लेकिन मिथिला को जो है तो अपना भूगोल अगर नहीं आप मानते हैं, वहाँ के जनता को अगर आप वहाँ के जनता नहीं मानते हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है। ये क्या है कि मतलब राम का शादी जो है तो क्या कहते हैं जनकपुर में हुआ था, जानकी का शादी जो है तो क्या कहते हैं अयोध्या में हुआ था जी। बुद्ध ने गया में जाके ज्ञान प्राप्ति किया था, नहीं समझे। वहाँ पर तो ये नहीं कहा कि भाई इस पीपर के पेड़ के नीचे आप नागरिकता लेके कहाँ से आए हैं, आप नेपाल के आदमी हैं कि क्या कहते हैं इंडिया के आदमी हैं। देखिए ये क्या है, हमारा भारत के साथ या मतलब बिहार में, यूपी में भोजपुरी बोलने वाले लोग 4 करोड़ हैं, मैथिली बोलने वाले लोग 5 करोड़ हैं। हम लोग इस तरफ जो है तो 5-10 लाख की संख्या में है। भोजपुरी बोलने वाले 5-10 लाख की संख्या में है, अब भी बोलने वाले 5-10 लाख की संख्या में है। उनका वैवाहिक संबंध जो है, रोटी बेटी का संबंध जो है वो उस मतलब क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इनको ये चीज मालूम ही नहीं है क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं। और वहाँ का जो ये जेन्युइन इश्यू है नागरिकता, उसका आज तक ठोस समाधान इसका नहीं हो पाया है। जब भी कभी यहाँ पर राष्ट्रीयता के नाम पर इस इश्यू को मतलब गंभीरता से नहीं लिया जाता है और लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ मतलब क्या कहते हैं पौराणिक काल से लंबा समय से वहाँ पे हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जिसके पास क्या कहते हैं वहाँ पर सोच सिफारिश नहीं है, जिसके पास बल नहीं है, ताकत नहीं है, जो मजलूम लोग हैं वही जो है नागरिकता से वंचित है। अब तो ये स्थिति इन्होंने खड़ा कर दिया है कि कोई आदमी अगर हिंदुस्तान में शादी करेगा तो उसकी बीवी को जो है तो 7 बरस के बाद जो है तो नेपाल का सिटीजनशिप मिलेगा। अरे भैया, जो आदमी एक खोप लेने के लिए जाता है उसको अगर बिना नागरिकता का आप खोप नहीं देते हो तो उसको अगर शादी करके आया उसको खोप लेना पड़ेगा तो 7 बरस के बाद खोप लेगा।
बताइए। नहीं लेगा वीरेंद्र सर, जबकि नेपाल के संविधान में ये अधिकार है कि हर नेपाल के हर नागरिक को नागरिकता दिया जाएगा, कानूनी रूप में ये अधिकार दिया गया है, लेकिन उसी नागरिकता को देने की जब बात आती है, कोई भी प्रक्रिया को सहज बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर भी उसको अंतरिम आदेश कर दिया जाता है, करवा दिया जाता है। ये कितना न्यायोचित है? इससे तो प्रश्न हो रहा है कि सरकार ये जो नागरिकता विहीन नागरिक है उन लोग को नागरिकता देने के मूड में नहीं है, चाह भी नहीं रही है। देखिए, इसमें अब सरकार को अगर आप दोषी कहेंगे तो सरकार तो दोषी है, क्योंकि ये सरकार 2072 साल में भी इसी पार्टी का सरकार था, 2074 साल में भी इसी पार्टी का सरकार था, 2075 साल में भी इसी पार्टी का सरकार था। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कुछ देर पहले कि भैया जसपा के लोग सरकार में गए तो उनका आराम क्या था जी। उनका आराम था कि रेशम चौधरी जो मधेश आंदोलन में पकड़ा गया था या उस पर जो अभियोग लगा था उसको आप क्या कीजिए, रिहा की मेन मांग तो उन लोग का वही था। उसके बाद नागरिकता संबंधी था। नहीं, मैं 2 मिनट आपको क्लियर कर दूं। देखिए, क्योंकि मैं जितना समझता हूँ उसके हिसाब से 2 मांग 4 ठो मांग था। देखिए, तो सरकार कह रहा था कि भाई रोशन चौधरी को हम रिहा नहीं करेंगे, तो जेल में जितने लोग बंद पड़े हैं, कोई मेयर है, कोई बड़ा अध्यक्ष है, कोई सांसद है, कोई कुछ है, आपको पता है ना मधेश में 2072 साल का जो ये खूनी संविधान आया है जी, उस संविधान को लाने के लिए सैकड़ों लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया जी, और हजारों आदमी पर मुद्दा चलाया गया था। और उसमें क्या अत्याचार हुआ उसके लिए एक क्या कहते हैं गिरीश क्या कहते हैं लाल के आयोग के तहत उसका जांचबूझ किया गया था कि भाई इसमें ज्यादती हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें कठोरता से कौन प्रस्तुत हुआ, आंदोलनकारी हुआ कि राज्य हुआ, उस विषय में एक प्रतिवेदन तैयार किया गया था। उस प्रतिवेदन को भी कहा गया था कि हम सरकार में जाएंगे तो हमारा बॉटम लाइन है कि इस प्रतिवेदन को सार्वजनिक किया जाए और जो भी निर्दोष आदमी है उसको रिहा किया जाए। तीसरा मांग था जो कि नागरिकता से वंचित। कौन नागरिकता से वंचित? जो 2046 साल के बाद जिसका जन्म हुआ है नेपाल में, उसके पहले संविधान आने से पहले जिसका जन्म हुआ है, उन सभी को नागरिकता जो है ये सरकार दिया था। और उसका बाल बच्चा आज जवान हो गया है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं मिल रहा है। उसके साथ क्या है, राज्य की तरफ से अन्याय हुआ है। ये सारे मांग जो है वो उन्होंने रखा था, लेकिन आपको पता होगा कि वो मांग सिर्फ मांग के रूप में आज के दिन में यहाँ के लोगों को दिख रहा है। उसमें से किसी समस्या का, जो कि लाल आयोग का प्रतिवेदन सबसे पहला मांग था, इसके बाद में जितना भी मतलब क्या कहते हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पे मुद्दा चलाया गया था, जो आज भी जो है सो बॉर्डर के उस पार रहते हैं, रात में छुप के इधर आते हैं, और जो निर्दोष हैं जिनके परिवार के साथ जो है सो उठ बैठ करने पे जिसको जो है सो क्या कर मुश्किल है, उन सभी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक जसपा सरकार में नहीं जाएगी। तो कोई उधारों में किसी तरह से जो है सो किसी तरह का इस स्टेट के साथ समझौता नहीं करेगा। ये कोई लिखित में 2 बूंदे 4 बूंदे नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जसपा सरकार में चला गया। क्यों चला गया? अब यह बात को आप समझना है तो आप चले जाइए कहाँ, 1 बरस पहले। ये जिस समय में पार्टी फोड़ने के लिए अध्यादेश लाया गया था, आपको पता होगा, है ना? जी जी। और पार्टी फोड़ के भी सही, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से के साथ से मतलब क्या कहते हैं कुर्सी पे कायम रहूंगा और मैं कोई भी किसी तरह का जो है सो समझदारी नहीं करूंगा, किसी तरह का संविधान में संशोधन नहीं करूंगा, किसी मधेश का मुद्दा का समाधान नहीं करूंगा। जो सरकार 2/3 में था वो 3 बरस से अड़ा हुआ था, और जब वो सरकार अपना मेजोरिटी लूज कर गया, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखा, जब उसके पास कोई मतलब क्या कहते हैं रक्षा कवच नहीं रह गया, जब उसके पास पार्लियामेंट में नंबर नहीं रह गया, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जसपा को जो कल के दिन में राजपा था, कल के दिन में संघीय समाजवादी पार्टी था, इसको फोड़ने का, तोड़ने का, इसको बर्बाद करने का एक योजना बना था।
आज भी उसी योजना को कार्यान्वयन करने के लिए ये मुद्दा संबोधन करेंगे कि सरकार जो है सो उन लोगों को अंधेरे में रख के जो है तो क्या कहते हैं आश्वासन देके और इस देश का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समाप्त करने के हिसाब से जो काम कार्रवाई कर रहा है वो क्या है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस विषय में जो भी हमारे जसपा के अग्रज हैं, जो हमारे माननीय हैं, जो हमारे सम्माननीय हैं, हमारे समाज के लोग जिसको वोट देके पठाया है उसको फिर एक बार सोचना चाहिए कि कहीं तो हम जाके कुआं में तो नहीं घुस गए, है ना, अंधेरे सुरंग। वही तो वीरेंद्र सर, जैसे आप बोल रहे थे कि जसपा का बॉटम लाइन था कि जो भी मधेश आंदोलन के दौरान जितने भी आदमी ऊपर मुद्दा चलाया गया है उन लोग को रिहाई किया जाए। दूसरा, रेशम चौधरी को भी रिहाई किया जाए। नागरिकता संबंधी जो समस्या है उस समस्या को समाधान किया जाए। लेकिन जिन लॉलीपॉप के आधार में आप सत्ता में पहुंच गए और वो लॉलीपॉप आज आपको नहीं मिला, तो आपका नैतिकता तो बन रहा है कि सरकार से बाहर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। इस सरकार में जसपा का न इसको जनता ने मैंडेट दिया है, न ये सत्ता पक्ष था इसको विपक्ष में बैठने के लिए, लोगों का मांग पूरा करवाने के लिए, लोगों का जो अपेक्षा था, ये जो एक सीमावर्ती बसोबास है जिसकी बहुत बड़ी संख्या है, उसने इनको मैंडेट दिया था कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, आप जाइए लाल आयोग का प्रतिवेदन सार्वजनिक करवाइए, हमारे लोगों को रिहा करवाइए, संविधान में संशोधन करवाइए, हमारे लोगों का जो नागरिकता समस्या है, लगाए जो भी मतलब क्या कहते हैं रोजी रोटी का समस्या है, जो दवा दारू का समस्या है, जो शिक्षा दीक्षा का समस्या है, उस समस्या को सदा सर्वदा के लिए इसको समाधान कीजिए। इस हिसाब से इनको चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजा था। लेकिन इन्होंने अपना जो करना चाहिए था उस कर्तव्य को ठीक से निर्वाह नहीं किया, इसीलिए और इनको ये गलत रास्ते पे निकल गए हैं। इनको वापस आना चाहिए, घर वापसी आए, फिर वो जनता से जाके कहें कि हमने गलती किया था और एक जगह पे सारे समाज का जो समस्या है उस समस्या को एक जगह पर बैठ के प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो जिससे हो उससे समझदारी करके इन सारे समस्या का समूल समाधान का ही एक लक्ष्य होना चाहिए। अभी जिस तरह से इन्होंने किया है, जिस तरह से इन्होंने पार्टी तोड़फोड़ किया है, जिस तरह से इन्होंने राजनीतिक क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं विचलन दिखाया है, इससे न आप खुश हैं, न मधेश का कोई लोग खुश हैं, न मैं खुश हूँ, न आप खुश हैं। इससे सारे लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। इनके नेतृत्व में हमको नहीं विकल्प मिला, हम इससे अपने मुद्दा को समाधान नहीं कर सकते हैं। इस तरह का मैसेज आने से पहले एक बार सबों को इकट्ठा बैठ के हमारे हिसाब से, एक राष्ट्रीय हिसाब से, एक क्षेत्रीय हिसाब से इन लोगों को जो है एक सम्मेलन करना चाहिए। एक मतलब क्या कहते हैं ऐसा कुछ सोचना चाहिए जिससे इनका अभी जो क्षति हुआ है सरकार में जाने के बाद उसको कम किया जा सके। क्योंकि मधेश के लोग वीरेंद्र सर, जैसे कि देश के तीसरका वैकल्पिक शक्ति बनते हुए आगाड़ी बढ़ रहे जसपा आज कहिए न कि विभाजन के कगार में है, और जो लोग सरकार में गए हुए हैं उनका जो मांग था वो मांग भी संबोधन नहीं हुआ। इसका प्रभाव जसपा पार्टी पर कितना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही जगह पर अभी आए हैं। इससे क्या है, नेपाल का संघीय गणतांत्रिक लोकतंत्र एक ये जो है सो क्या है कि हमको साफ शब्द में कहिएगा तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको जिस तरह से लोग ले रहे थे कि यहाँ से हमको ये समाधान निकलेगा, राज्य व्यवस्था में सबका साथ, सबका विकास होगा, सबका साझेदारी होगा, हर एक वर्ग को, हर एक जाति को, हर एक धर्म को, हर एक देश भाषा को, सबको न्याय मिलेगा। ये जो संकल्प था और वैकल्पिक शक्ति के रूप में यही शक्ति है जिसमें क्या है कि इंद्रेणी के तरह 7 रंग के लोग थे, जहाँ पे हिमाल से भी नेतृत्व करने वाले अच्छे लीडर थे,
पहाड़ से भी अच्छे लीडर थे, मधेश के भी सारे अच्छे लीडर थे। लोगों को लग रहा था कि यह जो अभी का जो ये निर्माण हुआ है शक्ति, यह एक विकल्प देगा, यह विकल्प देश को भी विकल्प देगा, साथ ही समाज का जो उत्पीड़न है, समाज का जो दर्द है, समाज का जो समस्या है, वहाँ का जो पीड़ा है, उस पीड़ा में मलहम लगाएगा। उस पे लोगों के मदर में, लोगों के मानसिकता में एकदम नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लोगों ने एक आत्मचिंतन का जो है सो अवस्था खड़ा कर दिया है कि भाई हमारे नेतृत्व तो सक्षम है कि नहीं है। ये नेता लोग क्या के लिए राजनीति करते हैं? यहाँ आते हैं, हम अपने बच्चों का बलिदान देते हैं, और वहाँ आते हैं तो कुर्सी के लिए अभियान चलाते हैं। यह मैसेज आपके दिमाग में भी होगा, आप बाकी लोगों के दिमाग में भी है। इससे तो यही प्रश्न होता है कि मुद्दा एक तरफ और कुर्सी एक तरफ। देखिए ये तो दिख रहा है। आप अगर वास्तव में कहें तो अभी जो जिस तरह के जिस माहौल में जिस समय में उन्होंने सरकार में एंट्री मारा है, ये कहीं से भी क्या है कि इसको वो लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते जी। और इससे तो लग रहा है कि अब जसपा विभाजित होगा, दो धार में जाएगा, दो पार्टी बनेगा। आपको क्या लग रहा है सर? सुनिए, इसमें मैं आपको क्या कहूंगा कि नेपाल का इतिहास अगर उल्टा के देखिएगा तो नेपाली कांग्रेस भी बहुत बार विभाजित हुआ जी। एक हो गया जब प्रजातंत्र की रक्षा की बात हुई, तो हिमालय भी बहुत बार विभाजित हुआ, एक हो गया जब कम्युनिस्ट आंदोलन की बताने की बात हुई, तो राप्रपा भी बहुत बार विभाजित हुआ, वो भी एक हो गया जब उनके मूल्य मान्यताओं को स्थापित करने की बात को लेके। आज के दिन में जसपा में भी क्या है कि एक तरह का कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी महत्वाकांक्षी हैं, और दूसरे जो हैं वो अपने लिए या मतलब क्या कहते हैं व्यक्तिवादी चिंतन में लिप्त हैं, जिसके चलते आज का ये परिस्थिति निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो फिर से इस चीज को स्वीकार करेंगे, इस चीज को रियलाइज करेंगे, आत्मसात करेंगे, और ये फूटने की जहाँ तक आपने बात की है जी जी, मेरा एक क्योंकि व्यापक चर्चा परिचर्चा हो रहा है, जैसे सरकार में, संघीय सरकार में कुछ सांसदों को जाना, और प्रदेश 2 नंबर प्रदेश में जो राजपा के मंत्री थे उनको सरकार से बाहर निकालना। ऐसे तो प्रश्न हो रहा है कि जसपा फूट के कगार में है, आधिकारिकता मात्र बाकी है। देखिए, आपको अब इसके साथ साथ एक चीज और भी सोचना पड़ेगा कि अभी एक राजपा का एक जमात है, एक भीड़ है, वो सुलझे हुए लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं। उनका कहना है कि अभी का जो सरकार है वही मधेश का सारा समस्या का समाधान कर सकता है जी, राइट। एक लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये न कल मधेश के साथ था, न आज मधेश के साथ है, न रहेगा, मधेश के पक्ष में रहेंगे जी। अभी वैचारिक रूप से कहीं न कहीं विभाजित दिख रहा है, वैचारिक रूप से। जनता विभाजित नहीं है, जनता जो जसपा में है वो जसपा में है। देखिए, वो कहीं भी वो 2-4 आदमी होगा, उनके आगे पीछे चलने वाले लोग जो चाहते होंगे कि चलो टूट जाएगा, तो कम से कम कल हम जिला में अध्यक्ष थे, कोई सोच रहे होंगे कि भाई हमारा वो एकीकरण के बाद तो मेरा वो पद चला गया है ना, मेरा बहुत फैन बान आम था, मैं 6 आदमी वहाँ पर जिला अध्यक्ष था। देखिए जी, यानी कि इससे प्रश्न हो रहा है वीरेंद्र सर कि अब हम लोग भी अपने निर्धारित समय के अंत में हैं कि जसपा के कुछ व्यक्ति, कुछ नेता लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जसपा को अभी जो अभी समस्या दिख रहा है, ये कुछ नेता के विशेष अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ही है। देखिए, इसमें 2 कारण है जी। एक तो क्या है कि जो अभी का सत्ता है उसने भ्रम कर दिया है, उसने भ्रम दे दिया है कि आपका सारा समस्या का समाधान करेगा, समाधान हूँ, समझ गए जी। उस भ्रम में कुछ लोग गए हुए हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि लोग ने भ्रम खड़ा करके बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आदमी को महत्वाकांक्षी बना के बहुत बड़ा जो है सपना दिखा के, कभी कभी ये इस देश का इतिहास को अगर आप देखिएगा तो यहाँ लोग सपनों में जीता है, राइट जी जी। अभी कुछ लोग हैं जो सपना में जी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वास्तविकता को समझ रहे हैं। तो
वैचारिक रूप से दोधार है। अभी पार्टी बिल्कुल जो है तो फूट नहीं गया है, अभी जुटा हुआ भी नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का जो घटना है, आपको पता है कि 2 नंबर में प्रदेश का जो नेता चयन आज तक नहीं हो पाया, प्रदेश का नामाकरण आज तक नहीं हो पाया, प्रदेश का राजधानी कायम नहीं हो पाया, प्रदेश का भाषा कायम नहीं हो पाया। प्रदेश में रह के भी ये लोग अपना काम नहीं कर पाए हुए थे। ये लोग कहीं न कहीं पहले से असफल थे। असफलता को छुपाने के लिए हो सकता है कुछ लोग ये कर रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है चुनौती होगा। कल के दिन में लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, सत्ता से। जी वीरेंद्र सर, जी अंत में हम लोग आप पहुंचे, आने वाले दिन में भी आपसे बातचीत किया जाएगा। अंत में आप इस कार्यक्रम के दौरान में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके के माध्यम से, जी है ना, मैं आपके माध्यम से सारे जो इस मतलब देश के वासी हैं, नेती से महाकाली तक, हिमालय से लेके तराई तक, उनको मैं एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये जो भी समस्या है, चाहे वो समस्या नागरिकता का हो, चाहे वो समस्या अभी व्यवस्था पर आई हुई संकट का हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो क्या कहते हैं अभी का मतलब क्या कहते हैं लोगों का आर्थिक चुनौती का विषय वस्तु हो, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मबल को बनाए रखें, सब कुछ सही होगा। आप लोग विश्वस्त रहे कि समय के साथ इसका समाधान निकलेगा। जो भटके हुए हैं, जो भूले हुए हैं, वो रास्ते पे आएंगे। आप लोग अभी अपना स्वास्थ्य को सबसे पहले मद्देनजर अपना जीवन जो है, जो भी मेरे श्रोता आपके हैं जो मेरे बात को सुन रहे हैं, मैं उनको कहूंगा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। जहाँ वैक्सीन डाल रहा है, जहाँ उपचार जा रहा है, वो उपचार लीजिए, वैक्सीन लगवाइए। इसको सबसे बड़ा मेरा आग्रह के रूप में स्वीकार करिए। और मधेश में या इस देश में कुछ ऐसा बुरा नहीं होने वाला है जिससे कर्ज के दिन में हम लोगों के लिए कष्टपूर्ण होगा। हम सब मिलके इसको सही जगह पर लाएंगे, यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको समय देने के लिए कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ। धन्यवाद मुकेश। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में हमने के अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर जी से बात करनी है सन। कार्यक्रम सुन के साथ देने के लिए आपने के ढेर सारे धन्यवाद के चाहे और टेक्निकली सपोर्ट के खातिर सहकर्मी अनूप जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।